नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 के संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मोबाइल से बात करने के विवाद पर पत्नी ने खाया जहर तो पति ने लगाई फांसी। पति पत्नी दोनों की मौत। पाथरी चौकी के ग्राम गिडोरी के जंगल टोला की घटना। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का किया बहिष्कार। कार्य से विरत रहकर मनाया प्रतिवाद दिवस। सौ साल की उम्र पार करने वाले बुजुर्गों का किया गया सम्मान। डबल मनी मामले में और 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार, 6 आरोपी फरार। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारी मिले विधायक गौरीशंकर बिसेन से। समस्याओं का समाधान तो नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन और फटकार मिली। जिला सहकार केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के प्रभारी महाप्रबंधक राजेश सोनी के सेवानिवृत्त होने के बाद पुरुषोत्तम जोशी ने संभाला प्रभारी महाप्रबंधक का पदभार। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा उनकी लंबित मांगों का निराकरण करने वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था, जिस पर स्थानीय सर्किट हाउस में शनिवार की सुबह कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय व आदिवासी कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त राहुल नायक के प्रमुख उपस्थिति में चर्चा की गई। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को जिस प्रकार से गौरीशंकर बिसेन के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया था, उससे लग रहा था कि उनकी स्थानीय समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन इस वार्ता से शिक्षकों को संतोषजनक कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उन्हें आश्वासन से ही संतोष होना पड़ा। आपको पता है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा पुरानी पेंशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी, जो लगातार 16वें दिन तक जारी रही। वहीं 2-3 दिन तक क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी रही। उस दौरान आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारी व शिक्षकों के द्वारा सर्किट हाउस में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात की गई थी। गौरीशंकर बिसेन के द्वारा निलंबित शिक्षकों को बहाल करने को लेकर हामी भरी गई थी तथा शिक्षकों की जो भी मांगे हैं उनका समाधान करने चर्चा करने के लिए शनिवार की सुबह बुलाया गया था। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल को मांगों पर चर्चा करने वार्ता के लिए बुलाया गया था। लेकिन शिक्षकों के द्वारा बातें तो कम रखी गई, लेकिन उन्हें सुनना अधिक पड़ा। यह भी बताया जा रहा है कि शिक्षकों के द्वारा बार बार जो हड़ताल की जाती है और सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, उसको लेकर आयोग अध्यक्ष के द्वारा फटकार भी लगाई गई। अंततः आयोग अध्यक्ष के साथ हुई वार्ता से शिक्षकों को फिलहाल आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगना बताया जा रहा है। जिस उम्मीद और उत्साह के साथ आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से वार्ता करने के लिए गए थे, वार्ता समाप्त होने के बाद पदाधिकारियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का मानना था कि इस वार्ता से कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, जिसका अच्छा संदेश बालाघाट जिले से पूरे प्रदेश भर में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रीति चैतन्य चौबे के न्यायालय ने छेड़छाड़ करने के मामले में फरियादिया के मामा ससुर गोपाल कुर्वेती, पिता परशुराम कुर्वेती, ग्राम नांदगांव, थाना वारासुनी निवासी को धारा 354 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रुपये का अर्थदंड, धारा 323 के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास व 1000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सहायक मीडिया प्रभारी शिवश्री रीता यादव ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 2 मार्च 2020 को सुबह 9 बजे के करीब अभियुक्त का पति राजेश मजदूरी करने के लिए बोटी झरी चले गया था और 2 बच्चे स्कूल चले गए थे। सुबह 9:30 बजे करीब अपने पड़ोसी किरण चौहान के साथ घर के पास तालाब में जाकर वह कपड़े धो रही थी। उसी समय उसके मामा ससुर गोपाल तालाब के पास आए और उसे बुरी नीयत से पीछे से पकड़कर वहां उठाकर पटक दिया। पीड़िता ने थाना वारासुनी में उपस्थित होकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पर वारासुनी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजेश कायस्थ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वारासुनी के द्वारा की गई। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में शारदीय नवरात्र पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है।
शारदीय नवरात्र पर्व के दशमी के अवसर पर ग्राम पंचायत पनवेरी स्थित मां शीतला माता मंदिर से पनवेरी सरपंच और चुनरी यात्रा के संयोजक वीरेंद्र बनवाले के नेतृत्व में माता रानी की कृपा से 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे 3100 फीट लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम मां शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात छोटी पनवेरी दुर्गा पंडाल में मां जगदम्बे के पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष श्रद्धालुओं के द्वारा जय अम्बे, जय जगदम्बे, जयकारा, शेरोवाले किया, बोल सांचे दरबार की जय ऐसे नारे लगाते हुए चुनरी यात्रा निकाली गई, जो हाई स्कूल मार्ग होते हुए मां सतबनी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात ग्राम पंचायत मानपुर होते हुए यह चुनरी यात्रा साई ग्राम बकोड़ा स्थित मां कात्यायनी मंदिर पहुंची, जहां पर पंडित हंसराज मिश्रा के द्वारा पूजन अर्चन कर मां कात्यायनी को चुनरी चढ़ाई गई, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और समस्त श्रद्धालुओं ने भंडारा रूपी महाप्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस 3100 फीट लंबी चुनरी यात्रा को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरे नगर मुख्यालय को माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने भी कुछ देर रुककर चुनरी यात्रा को देखा एवं पास पहुंचकर यात्रा में शामिल होकर धर्म लाभ भी अर्जित किया। चर्चा में ग्राम पंचायत पनवेरी सरपंच चुनरी यात्रा के संयोजक वीरेंद्र बनवाले ने बताया कि माता रानी की कृपा व आदेश पर क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना के साथ लगातार 8वें वर्ष 3100 फीट लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य माता रानी से क्षेत्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना करना एवं क्षेत्रीय जनों को धार्मिक आस्था से जोड़ना है। श्री बनवाले ने बताया कि 3100 फीट की चुनरी यात्रा में मां शीतला माता मंदिर छोटी पनवेरी से निकाली गई, जो नगर मुख्यालय का भ्रमण करते हुए मानपुर होते हुए बकोड़ा स्थित मां कात्यायनी मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर मां कात्यायनी को चुनरी चढ़ाई गई, जिसके बाद भंडारा रूपी महाप्रसादी का वितरण किया गया। काका जी धोती नहीं पहने भारी बरसात के दौरान वाराणसी से डोंगरमाली सड़क के फरकच्चे उड़ गए। यह सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत हुआ है, जो 6-7 वर्ष पूर्व बनी हुई है, जिसकी हालत इतनी दयनीय है कि लोग इस मार्ग पर सफर करने से अब कतरा रहे हैं। वहीं आए दिन यहां दुर्घटना भी घटित हो रही है। एक तो सिंगल पट्टी रोड, दूसरी तरफ यातायात का भारी दबाव, ऐसे में मार्ग पर चलना काफी मुश्किल हो गया है। यह हम नहीं, वे वह राहगीर जो प्रतिदिन इसी मार्ग का उपयोग वाराणसी मुख्यालय आने जाने के लिए करते हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है। मार्ग की हालत इतनी दयनीय है कि सिकंदरा पार करते ही मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जो बेनी सतोना तक बने हुए हैं, जहां रोजाना करीब 2 दर्जन बसों का संचालन सहित अन्य बड़े वाहन तक आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग का पुनः निर्माण तत्काल होना चाहिए। इस संबंध में ग्रामीण राजकुमार चौधरी ने पद्मेश 24/7 को बताया कि मार्ग काफी जर्जर अवस्था में, जिससे आवागमन करना काफी मुश्किल हो गया है। बड़े वाहन के आने के दौरान 2 पहिया वाहन नीचे उतारने पड़ते हैं, साइड शोल्डर भी नीचे दसक गए हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाए, ताकि मार्ग पर आवागमन आसान तरीके से किया जा सके।
सड़क को इस रोड में बहुत ज़्यादा दलदल हो गई है और आने जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। अपनी गाड़ियों से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए क्या है, मैं बहुत परेशान है। आखिरी बेनी तक के लोग परेशान हैं। यानी डोंगरमाली होती है बेनी हाँ, सतोना, बेनी सतोना वहाँ तक सब रोड का वही हाल है, वारासुनी से लेकर के। सिंगल पट्टी रोड है। सिंगल पट्टी रोड है और इस रोड में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कई एक्सीडेंट हो गए हैं, कहीं कोई गाड़ी फंस जाती है, कहीं ट्रक फंस जाते हैं। फिर कैसे और आवागमन होता है? आवागमन बड़े मुश्किल, कभी कभी तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। हमको गाड़ियाँ खड़ी रखना पड़ता है। यदि एक गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी कटने में मुश्किल हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसी तरह राहगीर जयप्रकाश बिसेन ने बताया कि पूरी बरसात भर हमने जैसे तैसे इस मार्ग से आवागमन किया। यह बात हम भी जानते हैं। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन चलाने में काफ़ी तकलीफ होती है। इस मार्ग का निर्माण लगभग 7 वर्ष पूर्व हुआ था, जो आज मेंटेनेंस के अभाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से काफ़ी मात्रा में यात्री वाहन व डंपर निकलते हैं। ऐसे में मार्ग की खस्ता हालत होना लाजमी है, जिस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यह परेशानी जी, रोड में इतनी परेशानियां हैं कि रोड एकदम पूरी ख़राब हो चुकी है। रोड में गड्ढे हो चुके हैं, जाने आने की बहुत दिक्कतें हैं जी। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? आखिरी कॉलेज चौक से तो बेनी तक के जी पूरी रोड ख़राब है जी। कब बना हुआ था इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ था जी 2014 में जी। 14 महीने, 5-6 साल पुरानी रोड, जी 6-8 साल। जी कि रोड अच्छी बने, आने जाने की पब्लिक को दिक्कत ना हो। अच्छा, जैसे बसेस जाती है तो भैया फिर कैसा करते हैं? जी बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ी को साइड में खड़ी रहते, बस को पार होते तो उसके बाद में हम लोग निकलते हैं जी। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। इसी तरह शिक्षक शिवपाल मड़ावी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें किसी न किसी शासकीय कार्य से प्रतिदिन वाराणसी आना और जाना पड़ता है। ऐसे में मार्ग की दुर्दशा को देखते हुए उन्हें काफ़ी चिंता होती है। ऐसा लगता है कि मार्ग पर गड्ढे हैं या गड्ढों से मार्ग पटा हुआ है। हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, जिससे डोंगरमाली रोड पर आवागमन करना खतरे से खाली नहीं है। रोड से बहुत परेशानी, गड्ढे हैं, आपको आना जाना पड़ता है शासकीय काम से वाराणसी। किस तरीके के गड्ढे हैं? बहुत बड़े बड़े गड्ढे। कैसे आना जाना करते हैं आप लोग? बाइक से आते हैं। अच्छा, जैसे बसेस जाती है, भारी वाहन जाते हैं तो फिर कैसा करते हैं? तो किनारे गाड़ी खड़े करो, बहुत परेशानी। वाराणसी से हमारे स्कूल के करीब 25 किलोमीटर का रन है। और ये 25 किलोमीटर तक रोड खराब है क्या? आखिरी तक रोड खराब। वजह क्या मानी इस रोड खराब होने के पीछे का? रोड खराब होने की वजह है कि यहाँ भारी वाहन चले हैं, बीच में ट्रक डंपर वगैरह। इस मामले में जब पद्मेश 24/7 ने दूरभाष पर अनुविभागीय अधिकारी PWD BS अड़मे से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि मार्ग निर्माण कार्य एजेंसी PWD विभाग थी। 1 अक्टूबर से फिलहाल जहां गड्ढे हुए हैं वहां साइड शोल्डर धसक गया है, उन्हें भरवाने का कार्य किया जाएगा ताकि आवागमन को सुलभ बनाया जा सके। इस कार्य की हमें अनुमति भी मिल चुकी है। यह कार्य गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा, जिसकी सतत निगरानी विभाग के द्वारा की जाएगी। लांजी पुलिस ने डबल मनी के मामले में और 7 आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में 6 आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी ओमकार पिता बलराम कबीरे 28 वर्ष, ग्राम जुनेवानी, थाना लांजी निवासी है। रुपए दोगुने करने का लालच देकर लाखों रुपए लेने व रुपए वापस न करने पर लांजी थाने में की गई शिकायत पर विवेक कबीरे निवासी ग्राम चुरली, प्रेमलाल कलवेले निवासी बोलेगांव, अजीत कबीरे, अक्षय कबीरे, अनिल बल्लारखेड़े, ओमकार कबीरे और लोकेश बल्लारखेड़े सभी निवासी ग्राम जुनेवानी, थाना लांजी निवासी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 331/2022 में धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत BUDS अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ANO के द्वारा SDOP लांजी दुर्गेश शार्मो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लांजी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अपराध विवेचना, साक्ष्य संकलन की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया। 30 सितंबर को टीम के द्वारा आरोपी ओमकार पिता बलराम कबीरे 28 वर्ष, ग्राम जुनेवानी, थाना लांजी निवासी को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में फरार आरोपी विवेक कबीरे, प्रेमलाल कालबेले, अजीत कबीरे, अक्षय कबीरे, अनिल बल्लारखेड़े, लोकेश बल्लारखेड़े की तलाश की जा रही है, जिनके शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के महाप्रबंधक राजेश सोनी के सेवानिवृत्त होने के बाद इस महाप्रबंधक पद का कार्यभार पुरुषोत्तम जोशी के द्वारा प्रभारी के रूप में शनिवार को ग्रहण कर लिया गया।
यह जानकारी लगते ही सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे और उन्हें शुभकामना देने के साथ ही महासंघ की लंबित समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्या का निराकरण करने उचित प्रयास किए जाने की अपेक्षा जताई। इस संबंध में चर्चा करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक पुरुषोत्तम जोशी ने बताया कि शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है तथा जो सुविधाएं किसानों को प्रदान की जाती है वहां समय पर किसानों को उपलब्ध कराए जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। प्राथमिकता हमारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम अपने बैंक से समितियों से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ऋण वितरण करें एवं वसूली भी जो हमारी पिछले साल की भांति 82% जो थी हमारे, हम इस साल उसका टारगेट 85% करेंगे। ये हमारे प्रमुख लक्ष्य ऋण वितरण और वसूली है। नगर में सक्रिय चोर गिरोह रात के अलावा अब दिन दहाड़े भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहे हैं। 1 अक्टूबर को दिन दहाड़े चोरों ने ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवेगांव में एक सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए चोरी कर फरार हो गए। बताया गया कि 1 अक्टूबर को नवेगांव निवासी राजेंद्रपुरी गोस्वामी परिवार के साथ बाहर गए थे, तभी चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस चोरी की रिपोर्ट ग्रामीण थाने में देर रात तक दर्ज की जा रही थी। आपको बताया कि इसके 4 दिन पहले बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 11 में रात्रि के समय चोरों ने शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी ताराचंद बंसोड़ के मकान को निशाना बनाते हुए नकदी जेवरात सहित करीब 90,000 रुपए की चोरी कर ली गई। चोरी की घटना 27 एवं 28 सितंबर की दरमियानी रात में हुई। उस समय श्री बंसोड़ परिवार के साथ घर में सो रहे थे। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पति पत्नी के बीच मोबाइल से बात करने का विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि पत्नी ने आवेश में आकर जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी मौत के बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 29 सितंबर की रात्रि मलाजखंड थाने के पाथरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गिडोरी के जंगल टोला में घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गिडोरी के जंगल टोला निवासी कन्हैयालाल धुर्वे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में पिता चैन सिंह धुर्वे, छोटा भाई जितेंद्र धुर्वे और 2 बहनें भी है। बताया गया कि इसी वर्ष कन्हैयालाल की अप्रैल में शादी संगीता के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। संगीता का मायका लालपुर जिला मंडला का है। संगीता शादी के बाद अपने ससुराल जंगल टोला में रहती थी। समय समय पर वह कभी कभी मायके भी जाती थी। संगीता इन दिनों मोबाइल से बात करती थी, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर वाद विवाद होते रहता था। कन्हैयालाल के द्वारा पूछने पर वह अपने मायके वाले से बात करना बताती थी, किंतु रोज रोज संगीता के मोबाइल से बात करने पर कन्हैयालाल को उसके चरित्र पर शक होने लगा था। 30 सितंबर की रात्रि में कन्हैयालाल और उसकी पत्नी संगीता ने परिवार के साथ खाना खाया और रात्रि 10 बजे खाना खाने के बाद वह टीवी वाले कमरे में चले गए थे, जहाँ फिर पति पत्नी के बीच मोबाइल के लेकर बात को लेकर फिर से वाद विवाद हो गया और कन्हैयालाल ने संगीता को डांट फटकार लगा। उसके बाद चैन सिंह धुर्वे ने जाकर दोनों को समझाया भी था, जिसके बाद संगीता टीवी वाले कमरे से अपने कमरे में चले गई, जिसके कुछ देर बाद ही कन्हैयालाल भी अपने कमरे में चला गया। 30 सितंबर को सुबह कन्हैयालाल उसकी पत्नी संगीता जागी नहीं और वह कमरे से बाहर नहीं आए। तब चैन सिंह धुर्वे को शंका हुई और उसने पड़ोसियों को जाकर बताया। दरवाजे की सांकल अंदर से तोड़कर देखा गया तो कन्हैयालाल ने कमरे के अंदर रस्सी बांधकर फांसी लगा ली थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। वहीं बेड पर संगीता भी लेटी हुई थी, जिसके नाक से झाग निकल रहा था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। संभवतः रात्रि में संगीता ने टीवी वाले कमरे में अपने कमरे में आकर पति से मोबाइल से बात करने के विवाद को लेकर किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था। तब कन्हैयालाल जब अपने कमरे में आया तब उसने अपनी पत्नी संगीता को कमरे में मृत देखकर उसने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। दोनों की मौत में करीब 10 घंटे का अंतर बताया गया है। इस घटना की रिपोर्ट 3 बजे चैन सिंह धुर्वे 47 वर्ष ने पुलिस चौकी पाथरी में की थी, जहां से चौकी प्रभारी अखिलेश वर्मा अपने स्टाफ के साथ गिडोरी के जंगल टोला पहुंचे और उन्होंने कन्हैयालाल की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर के कमरे से बरामद की। तो वहीं बेड पर पड़ी संगीता की लाश भी बरामद की और मौके पर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद दोनों की लाश का पोस्टमार्टम के लिए बिरसा अस्पताल भिजवाया गया। शनिवार को नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में सीटू संगठन का 4था सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित इस सम्मेलन में सीटू से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विभिन्न समस्याएं संगठन के समक्ष रखी। वहीं उन समस्याओं का निराकरण के लिए कार्य योजना भी बनाई गई। आयोजित महासम्मेलन के दौरान विभिन्न संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले कार्य को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं सम्मेलन के दौरान भी सीटू संगठन का पुनर्गठन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता वायर बिसेन, थान सिंह एडपाचे, अंजलि बिसेन व कृष्ण कुमार की अध्यक्ष मंडल ने की।
सम्मेलन के समक्ष महासचिव संतोष मंगलवार ने गतिविधियां, सांगठनिक स्थिति व भावी योजना का रिपोर्ट रखा। 1 दर्जन साथियों ने रिपोर्ट पर चर्चा में हिस्सा लिया एवं महासचिव रिपोर्ट को सर्वसम्मान से पारित किया। सम्मेलन में 1, 2 एवं 3 नवंबर 2022 रीवा में आयोजित C2 राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी सर्वसम्मति से किया गया। सर्वोच्च न्यायालय जबलपुर में शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एक न्यायाधीश के द्वारा की गई टिप्पणी से आहत होकर जबलपुर हाईकोर्ट के एक वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अधिवक्ताओं के द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसमें कई अधिवक्ता गण घायल हुए थे। इस घटना के विरोध में शनिवार को समस्त अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार किया और सभी अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। इस दौरान अधिवक्ता रोजाना की तरह न्यायालय तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और न ही किसी मामले की सुनवाई में सहयोग किया, जहां सभी अधिवक्ता एक जगह एकत्रित होकर बैठ गए। अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा किए गए इस कार्य के बहिष्कार के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारी, सदस्य और अन्य अधिवक्ताओं ने जबलपुर में अधिवक्ता के साथ हुई घटना की निंदा की और घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए मामले की न्यायिक व CBI जांच कराने, भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने, मृतक अधिवक्ता को इंसाफ दिलाने और दोषियों को सजा दिलाए जाने की मांग की। आज हम लोगों का प्रतिवाद दिवस है। कल 30 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता अनुराग साहू के द्वारा आत्महत्या की गई है और ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के द्वारा उनको व्यक्तिगत रिमार्क करके उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को धूमिल किया गया था, जिस कारण वो क्षोभ में चले गए। अवसाद में जाने के पश्चात उन्होंने आत्महत्या करी। चूँकि अधिवक्ता खुद भी एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होते हैं और जुडिशियल अफसर होते हैं, इसलिए हमारी मान प्रतिष्ठा और गरिमा के लिए ये लड़ाई हम जारी रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना की उचित CBI जांच हो और इसमें जो भी नेक्सस है भ्रष्टाचार का वो पर्दाफाश हो और दोषियों को समुचित सजा दी जाए।